इतिहास में कुछ सल्तनतें सिर्फ शासकों का एक सिलसिला नहीं होती, बल्कि वो पूरी दुनिया पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ जाती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त ताकत की कहानी में उतरेंगे, मुगलों की कहानी। 25%। ये नंबर सुनकर क्या लगता है? सोचने वाली बात है ना? 17वीं सदी में दुनिया का हर चौथा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, यानी हर 4 में से एक चीज सिर्फ एक ही जगह से आ रही थी, मुगल इंडिया। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये एक इकोनॉमिक सुपर पावर का सबूत है। हम सब ने ताजमहल और उनके शानदार किलों के बारे में सुना है, लेकिन उन कहानियों के पीछे एक और सच्चाई है। ये साम्राज्य एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस था। तो चलिए देखते हैं कि ये एम्पायर इतना महान बना कैसे, और फिर इसका अंत कैसे हुआ। सबसे पहले मुगलों को समझने के लिए उनके स्केल को समझना जरूरी है, उनकी अमीरी को। ये सिर्फ एक और डायनेस्टी नहीं थी, ये अपने टाइम की एक सुपर पावर थी। बिल्कुल। जरा सोचिए, औरंगजेब के टाइम में पूरी दुनिया का हर चौथा इंसान मुगल शासन के अंडर था। 1/4 आबादी। ये एक बहुत बड़ी एक रिच इकोनॉमी थी, जिसका बेस था खेतीबाड़ी और पूरी दुनिया के साथ व्यापार। तो सवाल ये उठता है, आखिर इतनी बड़ी ताकत बनी कैसे? इसकी कहानी काफी तेज और कह सकते हैं कि हिंसा से भरी हुई है, और इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही एम्बिशियस रूलर से। नाम था बाबर, और उसकी नसों में आम खून नहीं, 2 बड़े विजेताओं का खून दौड़ता था, तैमूर और चंगेज खान। जब सेंट्रल एशिया में उसने अपनी जमीन खो दी, तो उसने अपनी किस्मत आजमाने के लिए इंडिया की तरफ रुख किया, और बस उस एक फैसले ने इस सबकॉन्टिनेंट की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। अच्छा, इस साम्राज्य की पहली सदी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थी, एकदम तूफानी। बाबर ने 1526 में जीत के साथ फाउंडेशन तो रख दी, लेकिन उसके बेटे हुमायूं को सब कुछ हारकर देश छोड़ना पड़ा। फिर जब हुमायूं वापस लौटा तो उसके बेटे अकबर ने गद्दी संभाली और उस बिखरे हुए साम्राज्य को एक मजबूत चट्टान जैसा बना दिया। लेकिन मुगलों की शुरुआती जीत के पीछे एक बड़ा सीक्रेट था, उनकी टेक्नोलॉजी। ऑटोमन एक्सपर्ट्स की मदद से उन्होंने तोपों और बंदूकों का ऐसा इस्तेमाल किया कि पानीपत जैसी लड़ाइयों का नतीजा ही पलट गया। पता है, इसी वजह से इतिहासकार उन्हें गन पाउडर एम्पायर भी कहते हैं। तो जब लड़ाइयां थोड़ी कम हुईं और खजाने भर गए, तो एम्पायर का फोकस जीत से हटकर कल्चर की तरफ चला गया, और यहीं से शुरू हुआ मुगलों का गोल्डन एज, उनका स्वर्णिम युग। ये दौर था शाहजहां का। उन्हें शहंशाह तामीर भी कहते थे, यानी बिल्डर्स का बादशाह। और सच में उनकी बनाई इमारतें, खास करके ताजमहल, मुगल दरबार की शानो शौकत का ऐसा सिंबल बनी जिसे आज पूरी दुनिया जानती है और सराहती है। लेकिन ये गोल्डन एज सिर्फ बिल्डिंग्स तक रुका नहीं। एम्पायर की दौलत ने कल्चर के हर हिस्से को छुआ। आज हम जो जायकेदार मुगलई खाना खाते हैं, जो कला देखते हैं, जो भाषा बोलते हैं, यहाँ तक कि साइंस में भी उस दौर की एक गहरी छाप है जो अभी भी महसूस होती है। पर कहते हैं ना, हर चढ़ाई के बाद एक उतार भी आता है। इस साम्राज्य का चरम और उसका धीरे धीरे खत्म होना, इन दोनों के बीच का फासला बहुत बड़ा था। चलिए अब उस कहानी को भी समझते हैं। तो आखिर गलत हुआ क्या? इतना पावरफुल साम्राज्य कैसे गिर गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं है। कहानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। इसकी कई वजह थीं जो इस साम्राज्य को अंदर ही अंदर कमजोर कर रही थीं। देखिए, इस साम्राज्य का गिरना किसी एक दिन की बात नहीं थी। शुरुआत हुई औरंगजेब के न खत्म होने वाले और बहुत महंगे युद्धों से, जिन्होंने शाही खजाने को बिल्कुल खोखला कर दिया। फिर उसके बाद कमजोर बादशाहों का दौर आया, जिसने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा की। और जब साम्राज्य अंदर से इतना कमजोर हो चुका था, तब नादिर शाह जैसे बाहरी हमलावरों ने आके आखिरी कील ठोक दी। अगर इस साम्राज्य की कहानी को ठीक से समझना है, तो 2 बड़े बादशाहों को देखना पड़ेगा, अकबर और औरंगजेब। जहां एक तरफ अकबर ने टॉलरेंस से पूरे साम्राज्य को जोड़ा, वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब के लगातार युद्ध और सख्त पॉलिसीज ने उसी साम्राज्य की नींव को कमजोर कर दिया। और आखिर में हालत ये हो गई कि जो साम्राज्य कभी इतना विशाल था, वो बस दिल्ली के आसपास एक छोटे से इलाके तक सिमट कर रह गया। फिर 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश ने इसे ऑफिशियली खत्म कर दिया, और आखिरी मुगल बादशाह को देश से निकालकर बर्मा भेज दिया गया। तो क्या इसका मतलब मुगल साम्राज्य पूरी तरह खत्म हो गया? देखिए, पॉलिटिकल पावर तो चली गई,
लेकिन उनकी विरासत, उनकी लेगेसी आज भी हमारे चारों तरफ जिंदा है और सबसे मजबूती से वो दिखती है पत्थरों में। उनकी सबसे अहम विरासत है उनका आर्किटेक्चर। आप ताजमहल को देखिए, लाल किले को देखिए, ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं हैं, ये एक पूरे दौर की कहानी कहती हैं और आज भी पूरी दुनिया से लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। और बात सिर्फ पत्थरों की नहीं है, उनकी विरासत आज इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कल्चर की रगों में दौड़ती है। हम जो भाषा बोलते हैं, जो खाना खाते हैं, जिस आर्ट को एडमायर करते हैं, उस सब पर मुगल काल की एक ऐसी छाप है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। ये एक ऐसा कल्चरल फ्यूजन था जिसने इस पूरे रीजन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये सब हमें एक सोचने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। माना कि मुगल साम्राज्य एक पॉलिटिकल पावर के तौर पर खत्म हो गया, लेकिन क्या उनकी कल्चरल और आर्किटेक्चरल विरासत ने उन्हें एक तरह से अमर नहीं बना दिया है? ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी जिंदा है, आज भी सांस ले रही है।